ही कहा कि आप मुसलमान को टिकट दीजिए। मैंने कहा अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को टिकट दीजिए क्योंकि मेरे पार्टी का जलसा था। दूसरा मैंने कहा कि मुसलमानों को पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए। लेकिन एक तरफ आप आलोचना करते हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की, आप आरएसएस की भी आलोचना करते हैं। आपको नहीं लगता इस तरह के बयान, चाहे आप ये कहें कि मुसलमान मुसलमान को ही वोट दें, लेकिन अगर आप धर्म बीच में लाते हैं तो कहीं पर ध्रुवीकरण भी हो रहा है? पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। रहा सवाल बीजेपी आरएसएस का, तो जितना इनके बारे में कम कहा जाए, क्योंकि गुजरात में किसी मुसलमान टिकट नहीं देते, सबको देंगे टिकट। कर्नाटक में किसी को नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश में किसी को टिकट नहीं देंगे, और फिर मुख्तार अब्बास नकवी बराबर ये बात कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एक चाबी है, एक की है जो डेवलपमेंट के तालों को खोलती है, यह हकीकत है। और बीजेपी तो मार्जिनलाइजेशन कर रही, ऊपर से सोने पे सुहागा ही हो गए। कांग्रेस भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि बीजेपी के हिंदुत्व को अपना चुकी है। आप अपने आप को सेक्युलर नेता मानते हैं? देखिए, सेक्युलर ये एक गाली बन चुकी है। सेक्युलरिज्म तो जो, अगर मैं 8 साल कांग्रेस के साथ था, यूपीए की सपोर्ट किया, 2008 में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ उसमें हम ठहरे के साथ दिए, तो जब सेक्युलर हो गए, अब उनकी मुखालिफत कर रहे तो कम्युनल हो गए। तो सेक्युलरिज्म और एंटी नेशनल ये तो एक कन्वीनियंट गाली हो चुकी है। आपको पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है, इसको एंटी नेशनल बोल दो, उसको कम्युनल बोल दो। अब इनके साथ आ गए तो आप सेक्युलर हो गए, नहीं है इनके साथ तो आप कम्युनल हो गए या एंटी नेशनल हो गए। आपको गालियां तो दोनों तरफ से पड़ती हैं। बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है ना। तो यही तो हम कह रहे हैं कि इनको कौन मुतमईन, मैं इनको मुतमईन नहीं करना चाह रहा हूं। बीजेपी की आप अपोज करिए, फौरन आ जाता है एंटी नेशनल है। कांग्रेस की अपोज करिए, बोलिए सेक्युलर नहीं है तो वोट काट रहा है। अरे भाई, फिर कर्नाटका में कौन जीता? फिर मैं तो इलेक्शन लड़ा नहीं कर्नाटका में। वहां पर आप 108 से 10 से आ गए 78 पर, हारने के बावजूद भी उसको जीत मानते हैं। तो लेकिन आप सपोर्ट कर रहे थे जेडीएस को, बिल्कुल, बिल्कुल नजर नहीं आया, लेकिन सरकार नहीं, मैं उस वक्त मुल्क में नहीं था, और अगर रहता भी तो मैं जाता नहीं उसमें। वो क्या था? वो सर्कस था। वो तो एक, यानी हारने के बावजूद भी खुशी के मज़ाहिर। कल तक आप कह रहे थे क्या क्या नहीं कहा जेडीएस को, मुझको क्या क्या नहीं कहा। अब ये तो हो ही नहीं सकता ना कि आप 24 घंटे में आप मेरी नफरत को आप मोहब्बत में तब्दील कर देंगे। तो वो ज़रा मुझे ऑड दिखा वो बहुत। नहीं, क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? क्योंकि पहले रुख अलग लगता था, अब हम ये आर्टिकल आपकी जुबान से, आपकी कलम से निकलता देखते हैं कि अगर मोदी 2019 में जीतने वाले हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है राहुल गांधी। नहीं, मैं ये कांग्रेस की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, अगर वो ये कह रहे हैं कि अकेले कांग्रेस अपने बलबूते पर बीजेपी को हराएगी, मैं नहीं मानता इस बात को। मेरा मानना यह है कि रीजनल पार्टीज में इतनी पॉलिटिकल सगैसिटी है, पॉलिटिकल विजन है, पॉलिटिकल ताकत है कि वो दोबारा नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए रोक सकते हैं। कांग्रेस नहीं रोक सकती। रीजनल पार्टीज आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आप देख लेंगे, तेलंगाना का देख लेंगे, आंध्रा का देख लेंगे, तमिलनाडु का देखेंगे, वेस्ट बंगाल का देखेंगे, महाराष्ट्र में भी किसी हद तक देखेंगे, यहाँ दिल्ली में आप देखेंगे। तो ये रीजनल पार्टीज जो है ना, कम से कम 150-150 सीट तक ये लोग अगर मेहनत करेंगे तो ये रोक सकते हैं। कांग्रेस में कहाँ है बताइए आप? कांग्रेस के बगैर रोक सकते हैं। अब कांग्रेस कितनी लाती अलग बात है, मगर मेरा मानना है कि रीजनल पार्टीज बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। मिसाल के तौर पर मैं ये क्यों कहता हूं, प्रणब मुखर्जी आरएसएस हेडक्वार्टर से चले गए, जाकर वहां पर तारीफ कर दी हेगडेवर की, और ये भी नहीं देखा कि हेगडेवर ने मुसलमानों को सांप कहा। आप इफ्तार की दावत करते हैं मुसलमानों के लिए और प्रणब मुखर्जी को अपने बाजू बिठाते हैं बाजू, तो फिर कौन सी लड़ाई लड़ेंगे आप? लड़ाई कहां, जंग कहां शुरू होगी? किधर से जंग शुरू होगी बताइए आप? कैसे जाकर कन्विंस करेंगे आप देश की जनता को कि बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, आरएसएस के खिलाफ बोलेंगे? जो शख्स आरएसएस की तारीफ करता है, तायीद करता है, वो 2 दिन के बाद आपके बाजू बैठा है। तो मैसेज आप दे रहे हैं ना, मैं नहीं दे रहा हूं। आप खुद उनको बुलाकर बाजू बिठाकर एक इफ्तार की दावत में मैसेज आप दे रहे हैं देश को कि देखो ये हमारा सेकुलरिज्म है। तो इसीलिए कह रहा हूं सेकुलरिज्म एक कन्वीनियंट। इफ्तार की दावत के जरिए सेकुलरिज्म का ठप्पा नहीं मिल सकता। क्या मिल सकता? वो भी प्रणब मुखर्जी को बाजू बिठाकर, जो आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाकर मुसलमानों को इन्वेडर कह दिया। इतना बड़ा गुनाह हो गया? नहीं, गुनाह का सवाल नहीं है ना। ये देखिए, ये पैमाना तो आप लोगों ने बनाया ना, कांग्रेस बीजेपी ने।
अब उसी पैमाने पर हम देख रहे हैं उनको कि भाई जब आप, अगर हम आपके खिलाफ बोलते हैं तो कम्युनल हो जाते हैं। जो आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाकर आता है उसको अपने बाजू बिठाते हैं आप, और वो भी इफ्तार की दावत में। तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप मुल्क को? आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आप क्या करना चाह रहे हैं बताइए। क्या बिना संवाद के किसी के खिलाफ भी जा सकता है कोई? अगर प्रणब मुखर्जी ने यह तय ही कर लिया कि मैं जा रहा हूं वहां पर, और जो उनका भाषण था उसमें तो कांग्रेस ने कहा कि हाँ, वो तो जाकर वहां पर सबक सिखा कर आए आरएसएस। क्या सबक सिखा कर आए? मुसलमानों के इन्वेडर कह दिए, क्या सबक सिखा कर आए? लेकिन कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आप एक तरफ का ध्रुवीकरण इसीलिए करते हैं ताकि वो रिवर्स पोलराइजेशन हो जाए बीजेपी के पक्ष में। कहां हुआ? कर्नाटक में तो नहीं हुआ। हम तो सबसे बड़ी पार्टी तो नहीं, हम क्या करें? आप 110 पे थे, आप 110 के ऊपर थे, आप 78 पे आ गए। क्यों आए आप? परेशानी ये है इन लोगों से कि इतना गुरूर में डूबे हुए हैं कि अपनी कमजोरी को झांक कर देखना नहीं चाहते। किसी पे इल्जाम लगा दो, जीतेंगे तो लीडर जीता, हारेंगे तो मुसलमान वोट नहीं डाले। अब तो कर्नाटका में तो उल्टा ही हो गया ना, उल्टा ही हो गया वहां पर। अब इनको सोचना चाहिए कर्नाटका के बाद। क्या मुसलमान रोक सकते हैं नरेंद्र मोदी का रास्ता, जैसा बाकी पार्टियां? नहीं, सवाल मुसलमान हिंदू का मत करिए इस तरह सवाल करके। पहले ही मुसलमान बहुत पीछे जा रहा है। सवाल यह है कि इस देश को यह सोचना पड़ेगा कि क्या आप दोबारा नरेंद्र मोदी का साथ देंगे, वोट देंगे, जिन्होंने वादा किया था नौकरियों का नौजवानों को, जिसमें नाकाम साबित हुए। वादा किया था कि कीमतें कम होंगी, नाकाम साबित हुए। वादा किया था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी होगी, नाकाम साबित हुए। वादा किया था कि कश्मीर में नॉर्मलसी लाएंगे, आपने सपोर्ट किया, नॉर्मलसी नहीं आई। क्या देश इस बात पर भी वोट देगा कि हमारे आर्मी कैंप्स पर हमले हो रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी को आप वोट देंगे? तो जो गवर्नेंस के इशूज हैं, और फिर इससे हटकर जो मुल्क में एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया दलित और मुसलमानों के खिलाफ, तो यकीनन ये 6-7 अहम मुद्दे हैं जिस पर मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की अवाम 2014 में जो हो गया, मगर जब अब 18 नवंबर में होते हैं या 19 मार्च में होते हैं अलग बात है, मगर यकीनन ये मुद्दों पर देश सोचकर अपना वोट का इस्तेमाल करेगा, और ये रीजनल पार्टीज ही इसको कैपिटलाइज कर पाएंगे। पर ऐसा क्यों होता है कि चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो, सेना की बात हो, असदुद्दीन ओवैसी को हमेशा मजहब नजर आता है? नहीं, आप मेरी प्रॉब्लम यह है कि आपकी रिसर्च टीम गलत काम की। पार्लियामेंट में स्पीच उठाकर देखिए, अफगानिस्तान में हमारे एम्बेसी पे हमला, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कंडेम किया। पार्लियामेंट में खड़े होकर मैंने ज़कीउर रहमान लखवी के बारे में उसकी तनकीद की स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में। एक बीजेपी के बहुत बड़े लेडी एमपी आकर मुझको बोले कि नाम नहीं लूंगा, बोले कि आप इस तरह की बात करते हैं। मतलब हाँ, बिल्कुल करेंगे मुल्क के मामले में। तो ये तो हम बोलते रहते हैं, बराबर बोलेंगे, जहां मुल्क की बात आई बोलेंगे। मगर ये अगर आप बोलेंगे कि नहीं मोदी के खिलाफ बोलना मुल्क के खिलाफ है, तो मैं नहीं मानता। मोदी और असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान से छोटे, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। ऐसे 56 लोग आके चले जाएंगे इस मुल्क की तारीख में, मगर मुल्क तो रहेगा। मगर मोदी को अगर आप लोग खुदा का दर्जा दे देंगे तो वो तो मैं तो नहीं मानने वाला हूं उनको। इसीलिए बहुत कंफ्यूजन होता है। जितने भी लोग आपको फॉलो करते हैं, पसंद करें या नापसंद करें, वो देखते हैं कि यही वो व्यक्ति है जब पाकिस्तान के स्टूडियो में जाता है तो वो पूरी तरीके से हाँ बिल्कुल जाऊंगा, डिफेंड करके आता है। बिल्कुल अगर उतना तो बीजेपी के एमपी ने नहीं डिफेंड किया जितना असदुद्दीन ओवैसी ने किया। नहीं, लेकिन वापस आकर मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हाँ, क्यों? इसलिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है। अगर आप कानून बना दीजिए कि कानून है, मैं कानून का बिल्कुल फॉलो करूंगा। आपने कानून नहीं बनाया, मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझको मजबूर मत करिए, इसको टेस्ट मत बनाइए मेरे नेशनलिज्म का। मैं जय हिंद बोलने फख्र करता हूं, और जब हमारे देश की आज़ादी लड़ी जा रही थी उस वक्त तो आरएसएस तो लोग नहीं थे, ये लोग तो तायद कर रहे थे अंग्रेजों की। उस वक्त तमाम लोगों ने जय हिंद का नारा दिया, वो नारा भी दिया, सब नारे दिए। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहां पर डाइवर्सिटी को मानना बेहद जरूरी है इस मुल्क की। यही तो कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर 16,000 जबानें बोली जाती हैं, जहां पर हजारों की तादाद में कल्चर है। इस खूबसूरती को बरकरार रखना है। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं जो कह रहा हूं वो सही है और वही नहीं बोलेंगे तो आप एंटी नेशनल है, तो वो तो गलत है, वो तो हो ही नहीं सकता।